बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ लाइन एंड दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर इमरान खान। नाज़रीन, हेल्थ लाइन में जो हमने न्यूट्रिशन की एक सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया है, आज उसका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि 18 साल से बड़ी उम्र, 18 साल से ऊपर जो है वो लोगों की, इंसान की जो ज़रूरियात हैं ख़ुराक के हवाले से वो क्या हैं, कौन कौन से ऐसी न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसके लिए ज़रूरी होते हैं और किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं इस 18 साल से फिर अडल्टहुड तक जितना भी एक पीरियड होता है। तो आज हमारे साथ प्रोग्राम में हेल्थ लाइन में हफ्सा मुगल और ज़ैनब खुरम हैं और थैंक यू वेरी मच हफ्सा, वी सर्टनली मिस्ड यू लास्ट प्रोग्राम। और सबसे पहले तो काइंडली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर के इस 18 से ऊपर जितना भी पीरियड है इंसान की ज़िंदगी, उसको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं आप? अच्छा, 18 साल के बाद हमारा एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है, आपको समझ आती है। इसकी भी फिर 3 स्टेजेस होती हैं। इसको हम 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। पहली स्टेज ये है कि 19 से लेके 30 तक वो आपका यंग एडल्टहुड हम इसे कहते हैं। उस टाइम आपकी बॉडी एक्टिव स्टेज में है। उस टाइम जब आपने अपनी कैलोरीज को मैनेज करना है, तब हमें कोई बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्टिव स्टेज में है, आपकी बॉडी एक्टिव है। उसमें हमारी जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे फीमेल के हिसाब से अगर हम देखें तो 2000 कैलोरीज जो हैं वो एक औरत को चाहिए और 2600 से 3000 कैलोरीज जो हैं वो एक मेल को चाहिए। लेकिन कैलोरीज डिवाइड करने का भी एक पैटर्न है जो आज हम डिस्कस करते हैं कि आपने किस तरह से खानी है। उसके बाद सेकंड स्टेज है जो हम 30 से 50 ईयर्स तक कहते हैं, इसे हम मिडल एडल्टहुड कहते हैं। तो इसमें जो है वो आपकी बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, आपकी बॉडी में प्रोसेस स्लो डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब आपको थोड़ी सी कम कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सेकंड स्टेज है उसमें जो है आपको कोई भी क्रॉनिक मसला ना हो, आपको शुगर की बीमारी ना लगे, आपको दिल की बीमारियां ना लगे। उसके बाद फिर थर्ड, जिसे हम गोल्डन स्टेज कहते हैं, जो आपका लेटर एज स्टेज है 50 से ऑनवर्ड्स, उसमें फिर आपने और ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो डाउन हो गया है। अब आपने उन कैलोरीज को कैसे मैनेज करना है, उधर आपने मजीद कम कर देनी है। लेकिन इन तीनों स्टेजेस में आपने न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना है कि फर्स्ट स्टेज में कौन से न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आजकल आपने एडल्टहुड में देखा है, इतने सारे हमारे यहाँ ओबेसिटी की वजह से हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं। फीमेल की अगर बात करें, मैं आज डाटा पढ़ रही थी कि 1 in 10 फीमेल जो है वो PCOS, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, उसका शिकार हो रही है। इसी तरह मेल में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है इसी एज में, क्योंकि कैलोरीज की डिवीजन करनी नहीं आती। इसी तरह सेकंड स्टेज में कौन से न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है और थर्ड स्टेज में, इसी को आज हम डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब आपने अपनी ग़िज़ा को हर स्टेज के साथ कम भी करना है और साथ में आपने न्यूट्रिएंट्स का भी ख्याल रखना है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। ज़ाहिर है आप वो जो 18 to 30 वाला आपके जो ग़िज़ाई अज्जा जो भी आपकी ग़िज़ा में शामिल होंगे, वो फूड आपकी प्रेफरेंस नहीं हो सकती सेकंड और थर्ड स्टेज में आपको उसमें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेज कि पहली स्टेज के हवाले से कौन कौन सी ऐसी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़रूरी होते हैं और फिर लेटर ऑन सर्टनली कि उनका सोर्स क्या होगा। बिल्कुल, जैसे हफ्सा ने कहा कि जो पहली स्टेज है जो हमारा अप टू 30 ईयर्स तक है, 18 से 30 साल तक, उसमें हम लोग कैलोरीज हमें बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये मोस्ट एक्टिव स्टेट ऑफ लाइफ आप कह लें कि है कि आप मतलब कैरियर वाइज, अपनी हर तरह से मैरिड लाइफ वाइज आप एक्टिव हैं, हर यहाँ से फिजिकली मोस्ट एक्टिव हैं, ब्रेन भी उसी तरह आपका काम कर रहा है, उतनी ही ज़रूरत है। तो हमें मैक्सिमम कैलोरीज की ज़रूरत होती है। मतलब मेल्स में बाज़ दफ़ा अप टू 3000 कैलोरीज भी जो है वो हमें अकॉर्डिंग टू वेट या वो हम मैनेज करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स फिर हम उसी तरह फोकस करते हैं जैसे नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सबसे पहले तो एनर्जी यील्डिंग चीज़ें चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्ब्स हैं। तो हमें कम से कम 50 to 60% जो हमारा डाइट का हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट्स में से आना चाहिए। जैसे इनकी सोर्सेज में आप कह लें कि सबसे बेस्ट सोर्स तो वीट है हमारे पास, गंदम हो गई, रोटी की कंजम्पशन हो गई। फिर इसी तरह कार्ब्स की और सोर्सेज हमारे पास लेग्यूम्स हैं, हमारे पास पोटैटोज़ हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर उसी तरह जिस तरह हमें कार्ब्स की ज़रूरत है, हमें प्रोटीन की भी उसी तरह ज़रूरत है। कम से कम 30% जो हमारी डाइट है वो उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है कि वो प्रोटीन से हम पूरी करें। और फैट्स भी हमें 15 to 20% चाहिए। लेकिन फर्दर ऑन वही बात कि इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हम हेल्दी कार्ब्स लें और हम मैक्सिमम प्रोटीन लें और हम हेल्दी फैट्स लें, जिसमें हमें मतलब ओमेगा 3s और ओमेगा 6s हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें हमारे पास सी फूड बहुत अच्छा सोर्स है, हमारे पास नट्स इसका बहुत अच्छा सोर्स है, फिर वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। तो हम इस तरीके से अपनी इन मैक्सिमम कैलोरीज को मैनेज करते हैं।
मतलब आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक बड़ा पोर्शन आपकी डाइट का वो कार्बोहाइड्रेट्स का है और उसमें फिर आपकी सिलेक्शन है कि कार्बोहाइड्रेट्स आप किस फॉर्म में ले रहे हैं। हाँ जी। जिस तरह आपने बताया ज़ैनब के कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो फिर गंदम जो है वो बेस्ट सोर्स है। उसके अलावा भी जो आप मतलब पोटैटोज़ यूज़ करते हैं, इस एज के लोग ज़्यादा आउटगोइंग भी होते हैं, ज़्यादा बाहर उनकी जो डाइन आउट ज़्यादा करते हैं, तो उसमें फिर ये है कि जितनी भी पोटैटोज़ हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बड़ा हुआ है, तो वो एक उनका वो पोर्शन होता है। उसके बाद प्रोटीन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फ़ैट आपने लेनी है वो हेल्दी फ़ैट होनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसा टाइम है जैसे आप कह लें कि एक्यूमुलेशन बॉडी में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता विल हेड टुवर्ड्स एवरीथिंग विल गेट स्लो, मेटाबॉलिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी रेट, सब कुछ हमारा स्लो। तो उस वक्त अगर हम जो है वो फॉल्स डाइट के साथ अपनी बॉडी में स्टोर करना शुरू कर देंगे चीज़ें, तो वो लेटर ऑन हमें बग करेंगे। एग्जैक्टली। और इसमें बड़ा मतलब ये वही एज है जिसमें जो लड़के हैं वो फिर जिम ज्वाइन करते हैं, लड़कियां जिम जाती हैं, और फिर दो तरह के ट्रेंड हैं। एक तो ये है कि मसल बिल्डिंग है, उसके लिए फिर अलहदा से उसकी डाइट है कि प्रोटीन्स का किस तरह से इस्तेमाल करना है। इस एज में चूँकि 18 से 30 साल यही उम्र है जिसमें बंदे की शादी भी होती है, और वो फिर इसी एज में वो एक जो इंटेंस किस्म की डाइट जो है, डाइट प्लान्स हम लेते हैं, इंटेंस किस्म की डाइटिंग जो स्टार्ट होती है वो भी इसी एज में होती है। तो उस अगर कोई इस तरह की अटैम्प्ट कर रहा हो तो उसके लिए फिर आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन होगी कि उसका पोर्शन वही रहेगा 50% कार्बोहाइड्रेट्स, और वो या फिर उसको चेंज करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स की ये बड़ी मज़े की कहानी है, क्योंकि कैलोरीज की जहां हमने बात की है कि रिक्वायरमेंट आपकी 3000 तक है जैसे बीइंग मेल, तो ये भी खाने का एक पैटर्न है जिसको हम बार बार ना लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, लेकिन यही हमारे यहाँ पता नहीं है। आपकी बॉडी मोस्ट एक्टिव स्टेज में होती है मॉर्निंग टाइम में, सुबह दिन के पहले पहर में, ठीक है ना। तो आपने कार्बोहाइड्रेट जितने भी कंज्यूम करने हैं, अगर आपने ज़्यादा, ये जो लोग आप कह रहे हैं कि इंटेंस डाइटिंग की तरफ जाते हैं, जो लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं स्पेशल ये मैसेज देना चाहूँगी कि इंटेंस डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं दिन के 2 बजे तक, वो कंज्यूम हो रहे हैं आपकी बॉडी में, वो स्टोर नहीं होते आपकी बॉडी में, फिजिकली एक्टिव होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से आपकी बॉडी का निज़ाम है कि मॉर्निंग में जो आपकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ होता है, उस टाइम आप जो खा रहे हैं वो बर्न हो रहा है। इवनिंग में फिर आपका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाती है, तो आपकी बॉडी स्टोर करती है। तो इवन अगर आपने 3000 कैलोरीज है, उसका पैटर्न इस तरह से डिवाइड करना है कि जो बॉडी की 70% आपने पूरे दिन की कैलोरीज है वो दिन के 2 बजे तक कंज्यूम कर लेंगे। ब्रेकफास्ट में आप 700-800 कैलोरीज तक जो है वो ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में जी पराठा नहीं खाना, देसी घी वाली रोटी नहीं खानी। तो अगर आपने अपनी 3000 कैलोरीज पूरी करनी है दिन में, तो वही मैंने लोग देखे हैं कि सुबह का नाश्ता जी हम पराठा नहीं खाएंगे, रात को वो बर्गर खा लेते हैं, ठीक है ना, 500 600 कैलोरीज वाला। सुबह को नाश्ते में वो सिर्फ बॉयल अंडा खा लेंगे, हल्की सी कोई ब्रॉड ब्रेड का ब्रेकफास्ट कर लेंगे, लेकिन वो ठीक नहीं है। वही अगर वो मॉर्निंग में पराठा कंज्यूम कर लेते या देसी घी वाली रोटी खा लेते तो उनके लिए बहुत बेहतर था, वो उनकी बॉडी को भी फायदा था, वो जो कैलोरीज थी वो भी उनकी बर्न हो गई, ठीक है ना। और जो लंच है वो भी प्रॉपर करें। लेकिन जैसे जैसे आपने इवनिंग की तरफ जाना है, आपने अपना पोर्शन छोटा करते जाना है। और कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि 5 बजे के बाद अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपका वजन ज़्यादा है, या आपको कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपको ब्लड प्रेशर है या सीवीडी का मसला है, दिल का कोई मसला है, 5 बजे के बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स मत लें, बंद कर दें। जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं आपने सारे के सारे 5 बजे से पहले लेने हैं। अगर आपने कोई मीठा फल भी खाना है तो वो 5 बजे तक कंज्यूम कर लें, ठीक है। अगर आपने कोई ज़्यादा एक्टिव, जैसे आपने पोटैटोज़ की बात की है, फ्रेंच फ्राइज, जो एक्टिव एज के बॉयज़ हैं, जो 24-25 साल के लड़के हैं, तो वो खाएं। मैं तो कहती हूँ कि ये सब चीज़ें आप कंज्यूम करें, क्योंकि हेल्थ वाइज ये आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन टाइम है, उस टाइम के आपने पैटर्न का ख्याल और रखना है। ट्रिक जो है वो यही है कि नाज़रीन, इसमें आपकी जो इंटायर डाइट प्लान है, आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है, इसमें ट्रिक ये है कि आपका जो मैक्सिमम पोर्शन है, हाँ जी, वो डाइट का, आपकी फूड का, वो मॉर्निंग में होना चाहिए, ताकि आप एक्टिव दिन भी गुजारें और जो वो कंज्यूम हो जाए, रादर देन कि आप खा के सो जाएं या फिर मिडनाइट को बाहर आप खाना खाएं और फिर आके सो जाएं। और नाज़रीन, 18 से ऊपर जितनी भी उम्र के लोग हैं उनको कौन कौन सी ग़िज़ाई अज्जा उनके लिए ज़रूरी होते हैं और उनकी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बात कर रहे हैं। वी नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और एक ब्रेक के बाद अपनी इस बातचीत का सिलसिला जो हम जारी रखेंगे। Welcome back to Healthline. We have Zainab Khurram and Hafsa Mughal with us.
ज़ैनब, आपकी तरफ आते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया कि 18 से 30 साल की जो पहली स्टेज आप लोगों ने बताई कि उसमें कौन कौन सी हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस किस तरह से जो है वो बॉडी की नीड्स जो हैं वो बढ़ती हैं। अब सेकंड स्टेज है जिसमें ये जो आपका मेटाबॉलिज्म है, आपके जो बाकी चीज़ें हैं वो अब स्लो डाउन होना शुरू हो गई हैं। एग्जैक्टली 30 से 30 साल से 50 साल की उम्र के लिए। अब ये आई बिलीव कि ये वो पीरियड है जिसके ऊपर आप अगर अच्छे तरीके से गुजार लें तो आपकी तीसरी स्टेज जो है वो थोड़ी बेहतर गुजर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो केयरलेस होने वाला काम था कि आप थोड़ा केयरलेस हो जाएं, वो गुजर चुका है 18 से 30 साल तक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। जितनी भी बीमारियां आपने हासिल करनी हैं आगे आपकी, तो इसके हवाले से आप सेम क्वेश्चन टू यू कि किस तरह से हमारी बॉडी की कौन कौन सी नीड्स होती हैं और फिर वो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं। ऐसे ही है, जब 30 प्लस में पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली जैसे सिस्टम स्लो डाउन होंगे तो हम सबसे पहले थोड़ी सी अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट को कम करते हैं। exactly. जहाँ पे जो फीमेल हैं वो 2000 कैलोरीज तक ले रही थी, उनको हम रिड्यूस करके 1600 से 1800 के दरमियान ले आते हैं। okay. इसी तरह मेल्स में हम जो है वो 2000 से 2200 कैलोरीज पे शिफ्ट कर लेते हैं okay. कि उतनी ही कैलोरीज दी जाएं जितनी के वो डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करके कंज्यूम करनी जो है वो आसान हो। फिर कुछ इसमें ऐसे फिनोमेनाज देखने में आए हैं डिफरेंट रिसर्चेज में कि जो फेरेटिन लेवल्स हैं और जो आयरन लेवल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 30, मेन में भी और औरतों में भी। ये बहुत कॉमन है। तो इसके लिए जो कॉमन फोकस किया जाना चाहिए वो है कि आप आयरन अपनी डाइट में जो है वो इंक्लूड करें और इसकी जो है वो कम से कम जो है वो आपकी 1000 से ज़्यादा जो है mg पर डे आपकी कंजम्पशन होनी चाहिए। आप बहुत अच्छी अमाउंट में डाइटरी सोर्सेज से आयरन लें और जैसे आपके पास स्पिनिच बहुत अच्छी सोर्स है आयरन की, आपके पास सी फूड में आयरन है, आपके पास फ्रूट्स में आयरन है, ये बहुत अच्छी, डेट्स में आयरन है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी आयरन सोर्सेज में आती हैं। फिर जहाँ पे हमें आयरन की ज़रूरत है वहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है विटामिन सी। जितना आप विटामिन सी लेंगे वो उतना आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। और सेकेंडली विटामिन सी के जो जितने भी सोर्सेज हैं वो इटसेल्फ जो हैं वो एंटी एजिंग उनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो हमारे पास सिट्रस है, जैसे हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं, गोवा है, ब्रोकली है, इन सब चीज़ों में जो है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी और हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इससे बड़ा क्या एक अट्रैक्शन हो सकती है कि आपको डाइट से जो है वो एंटी एजिंग आ जाए, आप अपनी उम्र से कम लगेंगे। हाँ जी, तो इससे बेहतर और क्या रेमेडी हो सकती है कि आप इस तो विटामिन सी जो है वो जितना आप कंज्यूम करेंगे फूड की फॉर्म में वो उतना ही, एक तो आपको एंटी एजिंग तो होगी, सेकेंडली वो आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है जो इस एज ग्रुप में हमें समझना है और उसको और एक और चीज़ हमने साथ साथ जो है वो बोन स्ट्रेंथनिंग पे जो है वो काम करना है। क्योंकि इस एज में जाके यूजुअली जो है वो, जैसे आपने पहले बात की कि मैरिज एज होती है, फिर लेडीज़ में, औरतों में ये है कि चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स हैं, तो कैल्शियम जो है वो सारा कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस। तो हमने अपनी बोन बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना है, कैल्शियम को साथ लेके चलना है। तो ये कुछ 2-3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपने डाइट में इस तरह से शामिल करना है। जैसे हम ये रिप्रोडक्टिव और लैक्टेटिंग एजेस में कम से कम रिकमेंड करते हैं कि दूध दही की जो इंटेक है वो 4 to 5 आपकी जो सर्विंग्स हैं वो औरतों के लिए एक दिन में हों और कम से कम 3 जो सर्विंग्स हैं वो इसी उम्र के आदमियों के लिए हों। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब दूध जो है अगेन, एक तो ये बड़ी नापैद खालस दूध जो है नापैद चीज़ है और दूसरा ये है कि एक्सपेंसिव भी है। अगर को अफोर्डिंग जो फैमिलीज़ हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगी। इन केस के कुछ ऐसे लोग जो 3 टाइम या 5 टाइम दूध अफोर्ड नहीं कर सकते, 5 सर्विंग दूध की, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है आपकी? बहुत सारी नेचुरली अकरिंग जो हमारे पास सब्जियां, फल और इन चीज़ों में भी कैल्शियम की क्वांटिटी है। दही भी या दूध के ऑल्टरनेट सोर्सेज में अगर आप कंसिडर कर लें तो उसमें भी कैल्शियम मौजूद है। प्रेफरेंस यही होती है कि आप दूध इस्तेमाल करें, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि 4 से 5 अगर हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है तो चलें 1 से 2 कर लें और बाकी आप कोई अपनी हेल्दी डाइट पे फोकस कर लें कि आपने फ्रूट ले लिए हैं, आपने वेजिटेबल ले लिए हैं। तो ये जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं ना, ये तकरीबन हर फ्रूट में जो है ये अच्छी अमाउंट में पाई जाती हैं। और वो चीज़ें जो वो पैसे जो आप सिगरेट पे खर्च करते हैं, पान पे खर्च करते हैं, उनको आप दूध के लिए ज़रा बचा के रख लें। और क्योंकि 200 के करीब जो है वो आप एक्सपेंस, एक आम जो क्रॉनिक चेन स्मोकर है वो तो 200-300 रुपया खर्च कर देता सिगरेट पे तो उसमें बहुत अच्छा आराम से दूध की 3-4 सर्विंग्स जो है और अपनी फैमिली को भी फीड कर सकता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि यही वो एज है जिसमें
स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम इनटेक बहुत कम हो जाती है हाँ जी। कि लोग अब यंग जो लोग हैं वो दूध कम पीते हैं, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कॉफ़ी का ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ। क्या इस सूरत में भी लाइक मिल्क जो है वो कॉफ़ी और चाय की सूरत में भी एक गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है? हाँ जी बिल्कुल, जो मिल्क है वो ऐसा सोर्स रहेगा। और जो कॉफ़ी पे भी लेटेस्ट रिसर्च है, जो चाय लवर है या जो कॉफ़ी लवर है वो आज मेरी बात सुन के खुश हो जाएं कि ये भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है। चाय और जो कॉफ़ी है इसके अंदर ये भी बॉडी को एक्टिव करने के लिए बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। बशर्ते ये कि आप इसको बिल्कुल खाली पेट ना लें। हाँ जी बिल्कुल खाली पेट नहीं, लेकिन एक क्वांटिटी भी डिसाइडेबल है कि आपने 1 कप से ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप उसको 1 कप की फॉर्म में ले रहे हैं तो इट्स गुड सोर्स, और जो दूध है वो आपको कैल्शियम तो प्रोवाइड कर ही रहा है। आयरन के हवाले से मैं एक और बात करना चाहूँगी। आजकल आपने देखा कि जैसे ही मेल 30 से ऊपर जाते हैं ना, बालचर होना शुरू हो जाता है। कितने सारे लोग आप देखते हैं जिनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। उनके लिए ये मैसेज है कि भाई जो लोग चाहते हैं कि हमारे बाल ना उतरे तो वो अपना आयरन लेवल मैनेज करें। ये जो लो फेरेटिन लेवल है ना, इसकी सबसे बड़ी सिम्टम यही होती है कि बालचर हो जाता है। और इसमें जिस तरह हमने बात की है कि पालक है और इस तरह से दूसरे सोर्सेज हैं, खजूर है, अनार है। हाँ जी, अनार, गाजर आजकल जो है कैरेट का जूस पिए, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन मौजूद है। अंडा हमारे पास रिच सोर्स है। उसके अलावा सारे मीट जितने भी गोश्त हैं, फिश आजकल आई हुई आयरन रिच है। ये सारी की सारी डाइट्स जो है वो इंसान को अब राइट टाइम पे राइट चीज़ ले लें, बजाय कि क्या बीमार हो के वो चीज़ खाएं। नाजरीन, अभी हमने डिस्कस किया है कि 18 से 30 साल और फिर दूसरी स्टेज में 30 से 50 साल की उम्र के लोगों को कौन कौन सी, और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 50 साल से फिर अबव जो लोग हैं उनको उनकी खुराकों को किस तरह से मैनेज करना चाहिए और कौन कौन से अज्जा जो हैं वो ज़रूरी हैं उनकी सेहत के लिए। वो नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक टू हेल्थलाइन, वी हैव ज़ैनब खुर्रम एंड हफ्सा मुगल विद अस। अब हम डिस्कस करेंगे 50 से अबव जो लोग हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग जो हैं इस एज ब्रैकेट में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी ना किसी क्रॉनिक इलनेस में पड़े होते हैं कि ब्लड प्रेशर है तो उनको बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स मना कर देते हैं। अर्थराइटिस बड़ा कॉमन है, अब तो वो तकरीबन 45 से अबव स्टार्ट हो जाता है कम। इसके अलावा डायबिटिक बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो हु विल स्टार्ट, आप बताएंगे? ओके, 50 से अबव जो है ज़ैनब पर्टिकुलरली, क्या ये कौन सी इनमें जो है, अब तो ज़ाहिर है कि बहुत सारी हार्मोन्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, उनके लेवल बड़े कम हो जाते हैं, तो कौन सी डाइट जो है और कौन सी सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स इनके लिए कौन से ज़रूरी हैं? जैसे हम बात कर रहे हैं कि टाइम के साथ साथ हम कैलोरीज रिड्यूस करते रहते हैं, इसी तरह फिर एक स्टेज आ जाती है कि प्रोटीन भी हमारी बॉडी को जो है वो मज़ीद जो न्यू सिंथेसिस हैं या न्यू सेल फॉर्मेशन हैं वो रुक जाती हैं। तो हमें फिर उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की भी ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि हम थोड़ी सी अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी डिक्रीज़ करते हैं। जो हम नॉर्मली 50 ईयर्स से पहले ले रहे होते हैं हम उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। सेकेंडली हम ऑब्वियसली कार्ब्स और सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। फिर जैसे आपने बात की कि 50 से प्लस जो है वो मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि हमने जो पहले का लाइफ स्पैन होता है उसमें अपनी डाइट और न्यूट्रिशन को मैनेज नहीं किया होता। तो बाकी कॉम्प्लिकेशंस में तो जैसे अब ऑब्वियसली डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या इस तरह से क्रॉनिक इलनेसेस में तो एक स्पेसिफाइड डिज़ाइन डाइट होती है। लेकिन ये देखा गया है कि यूजुअली मेमोरी लॉस या डिमेंशिया या ब्रेन से रिलेटेड जो है वो जैसे जैसे आप कहें कि बूढ़े होते जाते हैं आप, आपकी याददाश्त पे सबसे पहले असर होता है या आप बातें भूलने लग गए हैं, तो ये चीज़ हमने कभी कंसिडर ही नहीं की कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपकी ब्रेन बूस्टिंग डाइट्स होती हैं, जिनको आपको अपनी डेली रूटीन में आप शामिल करें। और रिकमेंडेड तो ये है कि आप उनको मिडल एडल्टहुड से ही शामिल करना शुरू कर दें, लेकिन स्पेसिफिकली आफ्टर 50 जो है वो आप ऐसे फूड्स पे ज़रूर फोकस करें जो आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जिसमें हम सबसे पहले हम कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की कि हमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 चाहिए, ये हमारी ब्रेन की नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। और इनकी सोर्सेज जो हैं वो यही कि सी फूड है, फ़िश है, नट्स हैं। तो ये चीज़ें हमें जैसे रेगुलर एक रेजीम, क्योंकि हमारे यहाँ नट्स का यूजुअली कॉन्सेप्ट ये है कि सर्दियाँ आएंगी तो ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, और वो 1-2 महीने में बस वो बादाम और वो खा लिए, और वो जो बाकी पूरा साल है किसी को नहीं पता कि नट्स क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल क्या होता है। इसी तरह फ़िश का भी यही कॉन्सेप्ट है, या सी फूड का भी मोस्टली कि गर्मियों में तो नहीं दिल चाहता इस तरह की चीज़ खाने का, लेकिन ये आपकी डाइट का एक प्रॉपर
हिस्सा होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं, बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। हमारे पास ये ब्रोकली है, ब्रोकली इज़ अ वेरी गुड सोर्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। हमारी ब्रेन बूस्टिंग के लिए इसमें मिल्क का और कैल्शियम लेवल आपके जो है वो अगर इस एज में आप कैल्शियम लें तो वो कितना इफेक्टिव होगा? वो इस एज में ज़रा एब्जॉर्प्शन तो कम हो ही गई होती है, लेकिन ये है कि अगर आपको मतलब यू शुड नॉट गिव अप, कि आप लेते ज़रूर रहें, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट जो है वो अपना रोल तो प्ले करता है। एब्जॉर्प्शन अगर कम भी है, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब होता है, और फिर वही बात कि हम मोर टुवर्ड्स हेल्दी डाइट आ जाते हैं। कि हम और किसी भी ड्रिंक को या किसी किस्म की बेवरेज को अगर हम दूध पे प्रेफरेंस दे दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। और दूध को प्रेफरेंस दे दें एग्जैक्टली दैट। कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वैसे तो वो, अगर आप ऑस्टियोप्रोसिस के हवाले से बात करते हैं कि जिनको हड्डियों का मसला आ जाता है, तो वो 1200 मिलीग्राम पर डे हो जाती है। अगर आप बुढ़ापे में बात करें तो, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज आपने देखा है कि कैल्शियम औरतों में बहुत ज़्यादा डिप्लीट होता है। हमारे यहाँ हमने तो आज तक जितना भी डाटा कलेक्ट किया, हमारे पास जितनी भी पेशेंट्स आती हैं जो 40 के ऊपर आके कहती हैं कि जी गोड्डे दर्द कर दिया, गोड्डे दर्द करते हैं, किसी के भी गोड्डे आज तक ठीक होते ही नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस नहीं है। तो जो रिक्वायरमेंट है वो 1200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ही होती है, जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आप कह रहे हैं कि जो थर्ड स्टेज पे। इसके साथ साथ इसमें बी वाइटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जितने भी ये स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं बुढ़ापे में, या ये जो एजिंग के कह लेंगे, इसके अलावा अक्सर लोग आप देखेंगे जिनका मुंह पका रहता है, जो थोड़ा सा एज के आगे जाते हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा अल्सर का प्रॉब्लम हो जाता है, सीरियोसिस हो जाता है, ये सारे के सारे जितने भी स्किन रिलेटेड या आपके माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं वो सारी के सारी बी वाइटामिन डेफिशिएंसी की वजह से आते हैं। तो इस एज में बी वाइटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। B1, B2, B3, B6, B9 और B12 आपके मसल्स को जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए, मसल स्ट्रेंथिंग करने के लिए, ये जो थकावट रहती है बहुत ज़्यादा उसको प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा ये मैं इसके हवाले से ये भी ऐड करना चाहूँगी, जो अल्जाइमर की डिजीज़ में इसमें भी कॉफ़ी और टी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन 1 कप पर डे ओनली अगर कंजम्पशन करनी है तो आपने दिन में जो है वो 1 कप ही। टर्मेरिक के हवाले से बात करेंगे, हल्दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस एज में, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी एजिंग भी है, इसके अलावा पेन किलर भी है, इसके अलावा भी वो डिप्रेशन को भी क्योर करती है। तो जो ओल्ड एज लोग हैं जो भी 45 से अबव हैं, तो वो कोशिश करें कि डेली दूध में हल्दी मिला के पीना शुरू कर दें। इससे और भी आप बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उससे अपने आप को जो है वो प्रिवेंट रख सकते हैं। फोकस जो है वो जो ज़्यादा है वो आपकी जो मिडिल वाली एक स्टेज है, हाँ जी, इसमें बहुत ज़्यादा असेस्ड के वो मिडिल वाली बड़ी इंपॉर्टेंट एज है। हाँ जी, गुजर रहा हूँ अभी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा है जहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आम हो गई हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा बढ़ गई है, इंसिडेंस रेट जो है वो ज़्यादा है। अभी हमने ऑब्जर्व किया है कि ड्यूरिंग लाइक पास्ट 10-20 ईयर्स इनफर्टिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, मर्दों में भी और औरतों में भी। उसका भी कोई कनेक्शन है टुवर्ड्स डायरेक्टली डाइट के साथ रिलेटेड है। आप देखें कि PCOS जो प्रॉब्लम आजकल आ रहा है फीमेल में, ये जो बहुत सारी औरतें हैं, हाँ जी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है, जिसमें वो मां नहीं बन पा रही होती, या उनको वैसे उनके साइकिल में इशू आ रहा होता है, उनके हार्मोन नॉर्मल नहीं होते, तो वो उसका वजह क्या होती है? बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है। वो क्या है, आप डाइट इस तरह की ले रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सारा ग्लूकोज होता है। ठीक है, समटाइम मैंने देखा है कि PCOS ओवरवेट के साथ भी रिलेटेबल है, लेकिन अंडरवेट के साथ भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। उनमें भी क्या रीज़न होता है, बहुत सारी फीमेल होती हैं जो अंडरवेट होती हैं, लेकिन वो PCOS उनको होता है, डायग्नोज हो जाता है, वो भी अपनी डाइट अच्छी नहीं ले रही होती है। अगर वो कार्ब्स ले रही होती है तो वो गुड सोर्स नहीं ले रही होती है। गुड सोर्स कार्ब हमारे पास यही है कि आपने फोकस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे करना है, क्योंकि ये जितना भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं तो वो बॉडी में रेजिस्टेंस आती है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह PCOS डायरेक्टली आपके वेट के साथ है, रिलेट करती है। ओवर वेट और ओबेस जो फीमेल है उनमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम पाया जाता है, और मेरा यही मानना है कि 90 to 95% जो रीज़न है वो आपकी डाइट और आपका लाइफस्टाइल है। आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, वही जो मैंने पहले बात की, अगर कैलोरीज आपने खानी है, आप अक्सर फीमेल हमारे पास आती हैं, आके कहेंगी हम कुछ नहीं खाती, हम सारा दिन काम करती हैं, हमने सारा दिन बाद रात को रोटियाँ 2 खानी होती हैं। वही आपने दिन के टाइम अपने आप को एक्टिव नहीं रखा। बहुत सारी मैंने फीमेल देखी हैं जो घर पर डाइट कर रही होती हैं, जिनको पता ही नहीं होता डाइट कैसे करनी है। अब कभी आपको ऐसा पेशेंट मिला जो आधी सूखी रोटी खाता
खाता है? हाँ हाँ, बहुत सारे, जितनी फीमेल्स आती हैं, जितनी भी औरतें आती हैं, सूखी रोटी ही खाते हैं, ऐसे ही होता है। औरतें जो लेकिन ये है कि अल्टीमेटली तो ये एक साइकोलॉजिकल एक चीज, लेकिन हमारे यहाँ मदर्स का मोस्टली बीइंग मदर मैं भी, कि जब सबने खाना खाना है, शायद मैं भी इतना नहीं खाती, जो मेरे बच्चे छोड़ते हैं वो खाना भी मैं ही खा जाती हूँ, जो मेरे मियाँ छोड़ते हैं वो खाना भी मैं ही खा जाती हूँ, जो भी छोड़ते हैं हम असल में वो बहुत सारा खाना खा लेते हैं ना। अच्छा सबको दे देती हैं और बाद में आप कहती हैं ये जो बच गया, हाँ, ये जो बच गया है ये अब जाया ही होना है। तो औरतों का ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि जो बचता है वो हमें खाना पड़ता है, प्लेट साफ करने के लिए हमें लाजमी खाना पड़ता है, पोर्शन कंट्रोल नहीं है। हाँ जी, लेकिन जो है वो आप अपना वही काउंट करती हैं जो आपने आधी रोटी खाई है। हाँ जी, थोड़ी होती है। अल्टीमेटली इफ यू आर लाइक द वन हु ईट्स एवरीथिंग, जितना लेफ्ट आउट है तो वो फिर काउंट। हाँ जी, वो प्लेटें साफ सारी औरतें ही करती है और मेरा ख्याल है कि ये सब करती होंगी ये काम ना। और उसके अलावा अगर हम मेल में बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, मैं आज पढ़ रही थी कि मेल में जो है वो जैसे ही वेट 10 kgs बढ़ता है तो उनमें इनफर्टिलिटी 10% इंक्रीज हो जाती है और उनका जो स्पर्म काउंट है वो 7% कम होता जाता है जैसे जैसे उनका 10 kg ओवर वेट होते जाते हैं। तो इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा रीजन जो है वो मेल्स में वो भी ओबेसिटी और ओवर वेट होना है कि वो एक्टिव नहीं होते, उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता। वही बात के डाइट का पैटर्न ठीक नहीं होता, सारा दिन भूखे रह लेना है तो इवनिंग में जो है वो कैलोरीज रात को खा के तो वहीं पे ये चीज को चेंज करना है। रात को खाना भी बुरी चीज नहीं है, आपने खाना है, आप प्रोटीन सोर्सेज खाएं, आप ग्रिल खाएं, आप स्टीम्ड खाएं, आप चिकन खाएं, उसके अलावा प्रोटीन के सोर्सेज हमारे पास चने बड़े इकोनॉमिकल है कि आप कम से कम अपने सोने से 4 घंटे पहले खाना खा लें। हाँ जी, एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और ये बड़ा मज़े की सीरीज़ रही है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हुए हैं। हमें मुझे पर्सनली बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशली मिलते हैं और वो अपना फीडबैक देते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम इंटरेस्टेड हैं कि 18 से अबव जो है वो उसमें क्या होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन, तीनों पोर्शंस में, तीनों स्टेजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आज हासिल की है वो ये है कि आपने खाना कब खाना है, ये इम्पॉर्टेंट है, खाना कितना खाना है। और दूसरी बात ये है कि हर स्टेज की एक अपनी रिक्वायरमेंट है। आप प्रोग्राम में देखेंगे कि किस तरह से स्टेज 1 की क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें किस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन करना है, इसी तरह से स्टेज 2 और स्टेज 3। मैं अपनी तरफ से एक बात कहूँगा जो भी मेरे जहन में आई है कि अगर आप अपनी इस बॉडी की केयर के लिए, इसको हेल्दी रखने के लिए आप खाना खाएंगे और अपने टेस्ट को और अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको थोड़ा साइड पे कर देंगे, आप ये सोचेंगे कि मेरी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपकी तीनों स्टेजेस जो है इंशाल्लाह ताला हेल्दी गुजरेंगी। आपको बहुत सारी आप बीमारियों से बच सकते हैं अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि मैंने कब क्या खाना है। अपनी सेहत का, अपने बच्चों की खुराक का ज़रूर ख्याल रखें। और एक फोक विजडम जो है, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, वो कहते थे कि बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है। तो आज हमारी जो दोनों न्यूट्रिशनिस्ट हैं इन्होंने इस बात को वेरीफाई कर दिया है कि बादाम जो है इज़ अ गुड सोर्स, जिससे कि आपकी जो ब्रेन की एक हेल्थ है उसको मेंटेन करता है। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी बाकी प्रोग्राम्स की तरह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।